अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं प्रोफेसर इलियास और आज हम जिस यूनिट की डिस्कशन करने जा रहे हैं उस यूनिट का टाइटल है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। टेस्ट नंबर है 12 और टेस्ट कोड है P8 बायो। सो स्टूडेंट्स चलते हैं डिस्कशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है डीएनए स्टोर्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट यूनिट्स टर्म एज। जी अल्फा पे है जीन्स, बीटा पे है फिनोटाइप, चार्ली पे है कैरियोटाइप और डेल्टा पे है सेल्स। जी डीएनए जो है वो जिन डिस्क्रीट यूनिट्स के अंदर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है उनको हम जीन्स का नाम देते हैं। सो इसका सही ऑप्शन है जीन्स, अल्फा इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रिसेसिव ट्रेट इन गार्डन पी इज। गार्डन पी के अंदर कौन सी ट्रेट रिसेसिव है? ये 4 ट्रेट्स हैं, रिंकल्ड सीड्स, टॉल स्टेम, चार्ली पे है राउंड सीड्स और डेल्टा पे है कलर्ड सीड कोड। इसके लिए हम मेंडल की वो जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थी उनको देख लेते हैं। जी ऊपर जो टॉल स्टेम, कलर्ड सीड्स और राउंड सीड्स ये तीनों डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, जबकि एक ही रिसेसिव ट्रेट है और वो है रिंकल्ड सीड्स। लिहाजा इसका सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का अल्फा रिंकल्ड सीड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है A cross between hybrid and either of any parent is called। जी एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग का, हाइब्रिड बेबी का अपने ही किसी पेरेंट के साथ क्रॉस क्या कहलाएगा? अल्फा पे है टेस्ट क्रॉस, बीटा पे है रेसिप्रोकल क्रॉस, चार्ली पे है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डेल्टा पे है बैक क्रॉस। जी इसका सही ऑप्शन डेल्टा होना चाहिए, चूंकि बैक क्रॉस जो है ये देखें कि ये लेट्स से हम मेंडल की जो राउंड और रिंकल्ड सीड्स वाली मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पर ये एक कैपिटल आर ये एक प्लांट है राउंड सीडेड और रिंकल्ड सीडेड स्मॉल आर। जब इसको क्रॉस करवाया गया तो F1 के अंदर सारे कैपिटल आर स्मॉल आर ये ऑफस्प्रिंग्स हैं। अब इनमें से किसी भी ऑफस्प्रिंग को उठा के जब उसके पेरेंट के साथ आप क्रॉस करेंगे तो इस चीज़ को बैक क्रॉस का नाम दिया जाएगा। बैक क्रॉस यानी क्रॉस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट। सो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? डेल्टा बैक क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज कॉल्ड द अपीयरेंस ऑफ ट्रेट। एक अपीयरेंस ऑफ ट्रेट को क्या नाम दिया जाता है? जी फिनोटाइप कहा जाता है। यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है वो फिनोटाइप है, अल्फा पे है जीनोटाइप, बीटा पे है सीनोटाइप एंड चार्ली पे है फिनोटाइप, डेल्टा पे है ऑल ऑफ दिस। लिहाजा इसका सही ऑप्शन क्या है जी? फिनोटाइप, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 5 है अ जीन पूल इज कलेक्शन ऑफ ऑल डैश ऑफ अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन। एक जीन पूल किसको कहा जाता है? एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर किस चीज की कलेक्शन को जीन पूल कहा जाता है? जी यहाँ पे अल्फा पे है क्रोमोसोम्स, बीटा पे है डीएनए, चार्ली पे है एलील्स और डेल्टा पे है क्रोमेटिन। जी चार्ली ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। जो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है वो चार्ली यानी तमाम एलील्स की कलेक्शन एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर जीन पूल कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है एल्बिनिज्म इज अ कंडीशन वेयर द पिगमेंट मेलानिन डज नॉट गेट प्रोड्यूस्ड इन द स्किन, hair and eyes. This is an inherited condition that is caused by a recessive allele. If both parents have albinism, what are the chances of the offspring being an albino child? जी एल्बिनिज्म एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें स्किन, हेयर और आईज के अंदर मेलानिन पिगमेंट नहीं पैदा होता और ये एक रिसेसिव ट्रेट है, यानी रिसेसिव एलील की वजह से ये पैदा होती है। अगर दोनों पेरेंट्स को एल्बिनिज्म है तो क्या चांसेस हैं उनके बच्चों के अंदर? जी ज़रा इसको समझने के लिए आप दोनों एल्बिनो पेरेंट्स यानी फादर भी स्मॉल ए है, मदर भी स्मॉल ए है, चूँकि दोनों एल्बिनो हैं और दोनों को रिसेसिव एलील यानी स्मॉल ए की वजह से वो ये बीमारी लाहक हुई है। तो अब इन दोनों पेरेंट्स का जब हम क्रॉस करवाएंगे तो ये देख लें तमाम ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो एल्बिनो यानी स्मॉल ए आ गए। लिहाजा यहाँ पर परसेंटेज 100% एल्बिनो चाइल्ड प्रोड्यूस होने की ये चांसेस हैं। लिहाजा सही ऑप्शन इसका 100% डेल्टा ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है
test cross is made to check the genotype of a trait. Which of the following crosses is a test cross? ये टेस्ट क्रॉस जो है वो किसी भी ट्रेट की जीनोटाइप को चेक करने के लिए करवाया जाता है। मंदरजा झैल में से कौन सा क्रॉस टेस्ट क्रॉस है? अल्फा पे है अननोन वर्सेस कैपिटल ए स्मॉल टी, बीटा पे है अननोन वर्सेस स्मॉल टी, चार्ली पे है अननोन वर्सेस कैपिटल ए कैपिटल बी, डेल्टा पे है अननोन वर्सेस कैपिटल टी। जी सबसे पहले हमें टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन को समझना होगा। ये टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन है, ये देखें, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल विद अ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। और यहाँ पर ये भी याद रहे कि टेस्ट क्रॉस जो है दैट इज यूज्ड टू चेक द होमोजाइगसिटी और द हेट्रोजाइगसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। जी ये एक फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल और ये अननोन है कि ये कौन सा फिनोटिपिकली डोमिनेंट है। आया कि ये कैपिटल आर वाला राउंड है या कैपिटल आर स्मॉल आर वाला राउंड सीड प्लांट है, इसको ये अननोन है। इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल आर के साथ, और ये क्रॉस जब होगा तो इसको हम टेस्ट क्रॉस का नाम देंगे। यानी ये नोन है, होमोजाइगस रिसेसिव जो है ये नोन है, जबकि ये अननोन है फिनोटिपिकली डोमिनेंट। लिहाजा इसका सही ऑप्शन बी है कि एक अननोन का स्मॉल टी यानी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जो क्रॉस है उसको हम टेस्ट क्रॉस का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है a monohybrid cross between two parents, one having 24 cm long internodes and the other having 12 cm long internodes, produced F1 hybrids. All of the 18 cm long internodes. This is a cross of। जी यहाँ पर वो कह रहा है जी कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया है दो पेरेंट्स के दरमियान। एक पेरेंट जो है उसके इंटरनोड्स की लेंथ 24 सेंटीमीटर है और दूसरे की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों के क्रॉस के बाद जो बेबी प्रोड्यूस हुआ उसके इंटरनोड्स की लेंथ 18 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि ये कौन सा केस है। जी ज़रा यहाँ पर देखें, एक पेरेंट जो है वो 24 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड पैदा कर रहा है, दूसरा पेरेंट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इन दोनों के क्रॉस से 18 सेंटीमीटर। अब जो 18 सेंटीमीटर वाली सिचुएशन है ये इन दोनों के एन इंटरमीडिएट है, यानी 12 और 24 के तकरीबन सेंटर में आ रही है 18 सेंटीमीटर। जब एक बेबी अपने दोनों पेरेंट्स के एन सेंटर में अपनी फिनोटाइप शो करे तो फिर ये कंडीशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाएगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल शो एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप बिटवीन the two homozygous parents then it is incomplete dominance। लिहाजा यहाँ पर क्वेश्चन 8 का सही ऑप्शन incomplete dominance अल्फा इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस टेक्स इनटू एन अकाउंट। जी मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस जो है ये हमें कौन से अकाउंट की तरफ इशारा करती है, मतलब ये कौन सी ऑप्शन की तरफ इशारा करती है? डिसकंटिन्यूअस ट्रेट्स, बीटा पे है कंटिन्यूअस ट्रेट्स, चार्ली पे है कोडोमिनेंस एंड डेल्टा पे है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जी अब ज़रा ये जो मल्टीपल जीन्स हैं ये किन ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं ज़रा यहाँ पर देखिएगा। सच ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, यानी मल्टीपल जीन्स, ऐसी ट्रेट्स जो कि कई सारे जीन्स मिलके कंट्रोल करते हैं, ऐसी ट्रेट्स को हम कंटिन्यूसली वेरिएंग ट्रेट्स या कंटिन्यूअस ट्रेट्स का नाम देते हैं। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन बीटा है कंटिन्यूअस ट्रेट्स या कंटिन्यूसली वेरिएंग ट्रेट्स। जी सही ऑप्शन बीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है हेट्रोजाइगोसिटी प्रोटेक्ट्स डैश फ्रॉम एलिमिनेशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। जी हेट्रोजाइगोसिटी जो है ये किस को एलिमिनेट होने से बचाती है? नेचुरल सिलेक्शन के जरिए से जो एलिमिनेशन होती है हेट्रोजाइगोसिटी किसको प्रोटेक्ट करेगी? रिसेसिव एलील्स को, डोमिनेंट एलील्स को, मल्टीपल फैक्टर्स को या जीनोम्स को? जी यहाँ पर जो हेट्रोजाइगोसिटी है ये रिसेसिव एलील्स को प्रोटेक्ट करेगी। चूँकि ज़रा यहाँ पर से समझें ये 3 सिचुएशंस हैं। एक इंडिविजुअल है वो कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। दूसरा इंडिविजुअल जो है वो कैपिटल टी है, ये हेट्रोजाइगस है। तीसरा इंडिविजुअल जो है वो स्मॉल टी है, दैट इज अ होमोजाइगस रिसेसिव। अब याद रखिएगा नेचुरल सिलेक्शन हमेशा
रिसेसिव अलील्स को एलिमिनेट करती है, यानी स्मॉल टी सिचुएशन के अंदर ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो है, यानी इजीली अटैकेबल यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो स्मॉल टी है। लिखा भी हुआ है वल्नरेबल एंड एलिमिनेटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। जबकि कैपिटल टी जो है इसके अंदर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसको तो कोई खतरा नहीं है चूंकि इसको नेचुरल सिलेक्शन प्रमोट करेगी। जो दरमियान वाली केस है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस सिचुएशन है। इस सिचुएशन में स्मॉल टी जो है वो मास्क्ड फॉर्म में है। कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट करता है और स्मॉल टी पड़ा तो हुआ है और वो मास्क्ड फॉर्म में है, लिहाजा यहाँ पर ये एक स्मॉल टी जो है दैट इज प्रोटेक्टेड। यहाँ पर एडवांटेज वो ले रहा है मास्किंग की। सो यहाँ ऊपर देखें कि हेट्रोजाइगोसिटी गिव्स एडवांटेज ऑफ मास्किंग ऑफ डिलीट्रियस रिसेसिव एलील्स। जो हेट्रोजाइगोसिटी है ये डिलीट हो जाने वाले रिसेसिव एलील्स को मास्क फ्राहम करती है और नेचुरल सिलेक्शन के आगे इनको प्रोटेक्ट करेगी और इनको एक तरह से मास्किंग फॉर्म के अंदर इनको डिलीट होने नहीं देगी। लिहाजा इसका सही ऑप्शन रिसेसिव एलील्स। एपिस्टेटिक बीटा पे है डोमिनेंट, चार्ली पे है रिसेसिव एंड डेल्टा पे है हाइपोस्टेटिक। जी इसका सही ऑप्शन जो है वो रिसेसिव है कि रिसेसिव एलील जो है वो एक दूसरा एलील, जाहिर है कि दूसरा एलील जो है इसके मद्दे मुकाबल वो डोमिनेंट होगा, तो रिसेसिव एलील ही वो एलील है जो कि दूसरे एलील की मौजूदगी में अपने आप को वो शो नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो लिहाजा इसका सही ऑप्शन हुआ चार्ली, रिसेसिव एलील। क्वेश्चन नंबर 12 है मोनोहाइब्रिड प्रोड्यूसेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स। जो मोनोहाइब्रिड्स हैं वो कितनी तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। जी अल्फा पे है 2, बीटा पे 1, चार्ली पे 5 एंड डेल्टा पे मैनी। जी अब यहाँ पर ये देखें कि मेंडल मोनोहाइब्रिड F1 प्लांट्स आर ऑल हेट्रोजाइगस। जो मेंडल के मोनोहाइब्रिड F1 प्लांट्स थे वो सारे के सारे हेट्रोजाइगस निकले थे। They possess both the dominant and recessive alleles of the respective gene. Hence, they produce two types of gametes. जी लिहाजा इसका सही ऑप्शन है 2 types of gametes. Question number 13 है when both the alleles of a gene pair are same, the organism is said to be। अल्फा पे हेट्रोजाइगस, बीटा है होमोजाइगस, चार्ली पर है जीनोटाइप एंड डेल्टा पे है फिनोटाइप। जी जब एक जीन के दोनों अलील्स एक जैसे होंगे तो फिर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी कंडीशन है। जी ये है होमोजाइगस। जब एक जीन के दोनों अलील्स एक ही जैसे होंगे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम होमोजाइगस का नाम दिया जाएगा। देखें कि ये हमने मल्टीपल एलील्स भी पढ़े हुए, इसके अंदर ये देखें कि आई जीन है और आई जीन के 3 एलील्स हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई। यहाँ पर ये होमोजाइगस सिचुएशन में कैपिटल आई ए ये अगर होगा तो ये होमोजाइगस है, और अगर ये हेट्रोजाइगस तब होगा कि जब कैपिटल आई ए स्मॉल आई के साथ आ जाएगा तो फिर ये हेट्रोजाइगस बन जाएगा। ये एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, वैसे और भी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को ही देखना था। तो इसका सही ऑप्शन बीटा है होमोजाइगस। क्वेश्चन नंबर 14 है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन। जी जो ट्रेड्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब होगी जब अल्फा पे है जीन्स आर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, के जब जीन्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाएंगे। बीटा पे है जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, चार्ली पे है जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड डेल्टा पे है जीन्स ऑफ 1 लिंकेज ग्रुप। जी यहाँ पर जो चार्ली ऑप्शन है जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये ऑप्शन सही है चूंकि हमने ये पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी होती है जब जीन्स जो हैं वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाएंगे। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 15 है एन अलील इज रिसेसिव इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन। एक अलील को तब हम रिसेसिव मानते हैं जब वो
एक्सप्रेस करता है अपने आप को। अल्फा पे है F1 जनरेशन, बीटा पे है होमोजाइगस कॉम्बिनेशन एंड हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन, चार्ली पे है होमोजाइगस कॉम्बिनेशन ओनली एंड डेल्टा पे है हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन। ये रिसेसिव अलील अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कॉम्बिनेशन के अंदर ही एक्सप्रेस कर पाता है, लिहाजा इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? चार्ली। ये वैसे क्रॉस है और यहाँ पर देखें कि जब राउंड सीडेड प्लांट को रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ क्रॉस करवाया गया तो रिंकल्डनेस जो थी वो F1 के अंदर जाहिर नहीं हुई, क्योंकि उसका जो अलील था वो रिसेसिव था और रिसेसिव अलील अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो यही एग्जाम्पल इसके लिए काफ़ी है, लिहाजा सही ऑप्शन है होमोजाइगस कॉम्बिनेशन के अंदर ही रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। सो सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 16 है द ऑफस्प्रिंग डोंट शो कंप्लीट रिजेम्बलेंस टू देयर पेरेंट्स इन मैनी रिस्पेक्ट्स, दीज डिफरेंसेस आर नोन एज। जब ऑफस्प्रिंग यानी बेबीज अपने पेरेंट्स के साथ कंप्लीट रिजेम्बलेंस नहीं शो कर पाते तो कई वजूहात की बुनियाद पर, तो फिर इस तरह के डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पे है म्यूटेशंस, बीटा पे है मॉडिफिकेशंस, चार्ली पे है वेरिएशंस एंड डेल्टा पे है प्लेयोट्रॉपी। तो इसका सही ऑप्शन चार्ली है, वेरिएशंस। क्वेश्चन नंबर 17 है द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वर्क वाज टू जनरेट। जी मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें पहला जो स्टेप था वो क्या चीज जनरेट करना था? जी अल्फा पे है मोनोहाइब्रिड ब्रीड्स और बीटा पे है प्योर ब्रीड्स, चार्ली पे है डाई हाइब्रिड ब्रीड्स और डेल्टा पे है रैंडम ब्रीड्स। जी स्टूडेंट्स यहाँ पर असल में जो चार्ली और बीटा हैं ये एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो गए हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन आना चाहिए वो ये बीटा है। वैसे ये चार्ली की पोजीशन पर क्या हुआ है? प्योर ब्रीड्स जो हैं ये इसका सही ऑप्शन है कि ये पहले भी मैं आपको लेक्चर के दौरान भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मेंडल ने टोटल 11 ईयर्स अपने एक्सपेरिमेंट्स वो करता रहा। उन 11 सालों के अंदर पहले जो 10 साल थे वो सिर्फ उसने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज मींस प्योर ब्रीड्स पैदा करने में खर्च किए, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है प्योर ब्रीड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है मेंडल टर्म्ड those factors which carry heredity information and transmit from parents to offspring as। जी मेंडल जो था उसने वो फैक्टर्स जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं और अपने पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स की तरफ मुंतकिल होते हैं, उन्हें क्या नाम दिया था? अल्फा पे है जीन्स, बीटा पे है एलिमेंटन्स, चार्ली पे है ट्रेड्स एंड डेल्टा पे है अलील्स। जी क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन एलिमेंटन्स हैं कि मेंडल ने वो फैक्टर्स जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं और जो आगे मुंतकिल भी होते हैं उन्हें एलिमेंटन कहते हैं, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है एलिमेंटन्स। आज हम इन्हीं एलिमेंटन्स को अलील्स का नाम देते हैं, उस वक्त मेंडल ने उनको एलिमेंटन का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी थ्रू। जी जीन्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से आगे उनकी प्रोजेनी की तरफ मुंतकिल होते हैं, मतलब उनके बच्चों की तरफ मुंतकिल होते हैं। किसके जरिए से? अल्फा पे है अलील्स, बीटा पे है गैमीट्स, चार्ली इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट एंड डेल्टा पे है ट्रेड्स। जी गैमीट्स के जरिए से ही अलील्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, लिहाजा इसका सही ऑप्शन गैमीट्स है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन बीटा गैमीट्स। क्वेश्चन नंबर 20 Keeping in view of Mendel's experiment, all of the following generations carry homozygotes except। अगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को मद्देनजर रखा जाए तो मुंदरजा झैल तमाम जनरेशंस जो हैं उनमें होमोजाइगोट्स पाए जाते हैं मां सिवाय एक के। जी अल्फा पे F1 जनरेशन है, बीटा पे F2 है, चार्ली पे F3 है और डेल्टा पे P1 है। जी जरा मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम देख लेते हैं। ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, लेफ्ट साइड पे ट्रू ब्रीडिंग राउंड यानी कैपिटल आर और राइट साइड पे रिंकल्ड, इन दोनों का क्रॉस जब करवाया गया तो इसमें F1 जनरेशन में सारे के सारे इंडिविजुअल्स कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पैदा हुए। अब F1 जनरेशन में कोई भी इंडिविजुअल होमोजाइगोट नहीं है, सारे के सारे हेटेरोजाइगोट हैं।
और अब जो होमोजाइगोट्स हैं वो कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? P1 में होमोजाइगोट्स हैं, देखें दोनों पेरेंट्स, P1 से मुराद पेरेंटल 1 जनरेशन में कैपिटल R राउंड वाला और रिंकल्ड वाला स्मॉल r, ये दोनों होमोजाइगोट्स हैं। अच्छा, F2 के अंदर ये देखें भी, यहाँ पर भी होमोजाइगोट्स हैं, कैपिटल R भी होमोजाइगोट है और ये स्मॉल r ये भी होमोजाइगोट है। लेकिन ये वाली जो F1 जनरेशन है, यहाँ पर कोई होमोजाइगोट नहीं है, लिहाजा इसका सही ऑप्शन आएगा F1 जनरेशन। ऐसी जनरेशन है जहाँ पर कोई होमोजाइगोट नहीं पाया जाता, बाकी सब में होमोजाइगोट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, F2 generation obtained by Geiger Mendel contain round green seeds with genotypes। जी, मेंडल की जो F2 जनरेशन जो थी उसके अंदर राउंड ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस हुए थे, जिनकी जीनोटाइप्स जो थी वो यहाँ मंदरजा झैल में से एक हैं। जी, सबसे पहले हम इन चारों में से देखते हैं। अल्फा पे है कैपिटल R स्मॉल y, जी ये राउंड ग्रीन है, और ये कैपिटल R स्मॉल y ये भी राउंड ग्रीन है। अब इनकी रेशो 1:2 बताई हुई है। बीटा पे है कैपिटल R स्मॉल y, जी ये भी राउंड ग्रीन है। कैपिटल R स्मॉल y, जी ये भी राउंड ग्रीन है। और चार्ली पर कैपिटल R स्मॉल y, ये तो राउंड ग्रीन है, लेकिन अगला देखें कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये राउंड येलो है, ये राउंड ग्रीन नहीं है, लिहाजा ये चार्ली तो उस ऑप्शन से ही बाहर हो गया है। डेल्टा पर है कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, और इसी तरह से ये दूसरा है कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, जी ये भी राउंड ग्रीन नहीं है, बल्कि ये चार्ली ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन ये दोनों राउंड येलो हैं। लिहाजा चूंकि बात राउंड ग्रीन की हो रही है, लिहाजा सी और डी ऑप्शन तो इसमें आएगा ही नहीं ना। अब हम आते हैं अल्फा और बीटा ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। अल्फा और बीटा में सिर्फ ये फर्क है, इनकी रेशो का फर्क है कि आया राउंड ग्रीन सीड्स जो थे वो 1:2 रेशो में ये थे कैपिटल R स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल y, ये दोनों जो जीनोटाइप्स रखने वाले राउंड ग्रीन्स हैं, इनकी रेशो 1:2 थी या 1:3 थी। इसको देखने के लिए हम ज़रा ये मेंडल का F2 जो क्रॉस है उसका चेकर बोर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर देखें कि जिनके गिर्द सुर्ख दायरे लगे हुए हैं ये तीनों ही राउंड ग्रीन है। वैसे इनकी शक्ल भी राउंड ग्रीन आपको नज़र भी आ रही होगी, बाकी सब येलो हैं और कुछ रिंकल्ड हैं, उनको छोड़ दें। ये राउंड ग्रीन सिर्फ ये तीन ही हैं। अब इसमें ये वाला जो राउंड ग्रीन है ये कैपिटल R स्मॉल y, ये भी राउंड ग्रीन है, जबकि ये वाले जो दोनों राउंड ग्रीन है ये कैपिटल R और स्मॉल y वाले राउंड ग्रीन है। इसका मतलब 1:2 यानी 1:2। 1 किसकी है? कैपिटल R वाले की, और 2 किसकी है? कैपिटल R स्मॉल r वाले की। बाकी स्मॉल y तो सबके आगे है, लिहाजा इनका अल्फा ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है, जिसमें ये 1:2 के तनासब से ये प्रोड्यूस हुए थे राउंड ग्रीन सीड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स शो रिकम्बिनेंट टाइप्स। मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, इसमें कितने इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने रिकम्बिनेंट टाइप्स को शो किया था। अल्फा पे है 38, बीटा पे है 116, चार्ली पे है 916 एंड डेल्टा पे है 1/8। जी, इसको चेक करने के लिए कि कितने इंडिविजुअल्स ने रिकम्बिनेंट टाइप्स शो की थी, देखें ऊपर ये बयान की गई हैं, ये पेरेंटल टाइप्स हैं और नीचे ये रिकम्बिनेंट टाइप्स हैं। हमने रिकम्बिनेंट टाइप्स देखनी है। जरा इस F2 क्रॉस के नीचे ये जो रिजल्ट दिए गए हैं, ये देखें 9 येलो राउंड है, 3 येलो रिंकल्ड हैं, 3 ग्रीन राउंड हैं एंड 1 ग्रीन रिंकल्ड है। अब ये जो चारों रेशोज हैं 9, 3, 3, 1 की रेशो चारों जो हैं, इनमें से आप देखें कि 2 पेरेंटल टाइप्स कौन सी हैं। देखें येलो राउंड भी पेरेंटल टाइप्स थी, क्योंकि पेरेंट्स जो थे वो एक पेरेंट येलो राउंड था। अच्छा, जो ग्रीन रिंकल्ड है ये भी पेरेंटल टाइप है, लेकिन ये वाली जो येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड है ये दोनों रिकम्बिनेंट टाइप्स हैं। अब येलो रिंकल्ड जो है वो 3 प्रोड्यूस हुए और ग्रीन राउंड जो है वो भी 3 प्रोड्यूस हुए। यहाँ पर येलो रिंकल्ड ये 3 है और ग्रीन राउंड ये 3 है। 3 और 3 6, यानी 6/16, 16 में से 6 रिकम्बिनेंट टाइप्स थी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/8 आ जाएगा, यानी 6/16 का जो
सिंप्लीफाइड एम्पिरिकल फॉर्म है वो 3/8 है रिकम्बिनेंट टाइप्स। तो क्या ये 3/8 हमारे किसी ऑप्शन में मौजूद थी? यस, अल्फा ऑप्शन में ये मौजूद थी 3/8, लिहाजा इसका सही ऑप्शन जो है वो 3/8 अल्फा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी नंबर heterozygous individuals for both traits are produced in F2 progeny of dihybrid cross? जी स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही conceptual क्वेश्चन है, ये तीसरा conceptual क्वेश्चन है। जरा इसको समझिएगा कि कितने heterozygous individuals जो हैं दोनों ट्रेड्स के कितने heterozygous individuals जो हैं वो प्रोड्यूस हुए थे डाईहाइब्रिड क्रॉस की F2 प्रोजेनी के अंदर। अल्फा पे है 6/16, बीटा पे है 10/16, चार्ली पे है 1/4 एंड डेल्टा पे है 3/8। जी जरा हम फिर से उसी F2 क्रॉस को देखते हैं। यहाँ पर जब आप इस टोटल क्रॉस में से जो 16 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए हैं 9331 की रेशो है, इसमें आप देखें कि होमोजाइगस फॉर्म में कितने हैं। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। जब आप ये काउंट करेंगे पूरे इन 16 में से काउंट करेंगे तो ये 8/16 जो हैं वो ये आएंगे। ये अभी सीड जो शेप थी उसके लिए। अब सीड कलर के लिए कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, चूंकि ये सब होमोजाइगस है। कैपिटल वाई भी होमोजाइगस है, स्मॉल वाई भी। तो 4 ये मिलेंगे कैपिटल वाई और 4 ही आपको स्मॉल वाई मिलेंगे। तो 4 और 4 8 ये हो गया और 8 ही ये ऊपर हो गए थे। 8/16 एंड 8/16 जब आप इनको एम्पिरिकल फॉर्म में लेके आएंगे सिंगल ट्रेड के लिए 1/2 एंड 1/2, और जब दोनों ट्रेड्स का काउंट करेंगे तो ये 1/4 बन जाएंगे। इसी तरह से हेट्रोजाइगस भी आप यहाँ से काउंट कर लें तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये 8/16 है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये 8/16 है। जब आप इनको एम्पिरिकल फॉर्म में ले आएंगे 1/2 और सिंगल ट्रेड के लिए ये 1/2 जबकि दोनों ट्रेड्स के लिए 1/4 हो जाएंगे। तो हेट्रोजाइगस फॉर्म में F2 के अंदर 1/4 जो इंडिविजुअल्स हैं वो सही ऑप्शन है। क्या हमारे पास 1/4 है? क्वेश्चन नंबर 23 का यस, चार्ली ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन कि 1/4 इंडिविजुअल्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं दोनों ट्रेड्स के लिए जो कि F2 प्रोजेनी के अंदर प्रोड्यूस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ बोथ पेरेंट्स आर एल्बिनो ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स शैल बी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं पीछे और इसका हमने यही ऑप्शन देखा था कि 100% दो एल्बिनो पेरेंट्स के 100% बेबीज जो हैं वो एल्बिनो होंगे, लिहाजा इसका सही ऑप्शन जो है वो अल्फा पे आएगा। अल्फा ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन अ मल्टीपल अलील सिस्टम अ गैमीट कम्स टू हैव। एक मल्टीपल अलील सिस्टम के अंदर एक गैमीट के अंदर कितने अलील्स होंगे? ए पे है सेवरल अलील्स, बीटा पे है 1 अलील, चार्ली पे है 3 अलील्स और डेल्टा पे है 2 अलील्स। जी सुने स्टूडेंट्स, मल्टीपल अलील सिस्टम हो या कोई भी अलील सिस्टम, उसके अंदर एक गैमीट में हमेशा एक ही अलील आएगा, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है 1 अलील। बीटा ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन बायोलॉजिकल मैरिज। के मुंदरजा झैल में से बायोलॉजिकली कौन सी शादी ठीक नहीं है? जी ए पॉजिटिव लड़के की ए पॉजिटिव लड़की के साथ, ए पॉजिटिव लड़के की ए नेगेटिव लड़की के साथ, ओ पॉजिटिव लड़के की ओ पॉजिटिव लड़की के साथ और ओ नेगेटिव लड़के की ओ पॉजिटिव लड़की के साथ। तो अब यहाँ पर बायोलॉजिकली जो बीटा ऑप्शन है, ए पॉजिटिव बॉय और ए नेगेटिव गर्ल, ये वाली शादी बायोलॉजिकली अवॉइड करनी चाहिए। वैसे ये है कि ये अवॉइड करनी चाहिए, मींस के बायोलॉजिकली अवॉइड करनी चाहिए। वैसे तो शादियां ज़ाहिर है वो शादी करने से पहले कौन सा कोई ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं, लेकिन ये अवॉइड करनी चाहिए चूँकि इस शादी के अंदर क्या होगा, जो ए नेगेटिव लड़की है वो ज़रूर ऐसे बेबीज़ को कैरी करेगी जो कि RH पॉजिटिव है। या तो 100% RH बेबीज़ को कैरी कर सकती है या 50% बेबीज़ को वो RH बेबीज़ को वो कैरी करेगी। तो वो जो RH पॉजिटिव बेबी है वो RH नेगेटिव लड़की के लिए, माँ के लिए,
वो प्रॉब्लम का बायस बनेगा और हो सकता है कि यहाँ पर वो कंडीशन जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का नाम देते हैं वो कंडीशन पैदा होने का खतरा है। लिहाजा ए पॉजिटिव लड़के की ए नेगेटिव लड़की के साथ जो शादी है इसको अवॉइड करना चाहिए। जी सही ऑप्शन बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ वुड यू प्रोड्यूस 4 o'clock सीड्स ऑल ऑफ विच शुड यील्ड पिंक फ्लावर्स कलर्स व्हेन सोन। जी मुंदरजा झैल 4 ऑप्शंस में से आप पिंक फूलों वाले पिंक फूल पैदा करने वाले सीड्स जो हैं 4 o'clock पौधे का नाम है वो आप कैसे पैदा कर सकते हैं। जी अल्फा पे ऑप्शन है कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर, बीटा पे है कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर, चार्ली पे है कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर, डेल्टा पे है कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर। जी यहाँ पर सुने कि जो अल्फा ऑप्शन है कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर, ये वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। जरा इसका क्रॉस हम करवा के देख लेते हैं। देखें अगर रेड 4 o'clock प्लांट जो है वो कैपिटल आर है और वाइट जो है 4 o'clock प्लांट वो स्मॉल आर है, तो यहाँ पर जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो जो F1 जनरेशन पैदा होगी वो सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे और सबके पिंक फूल होंगे। चूंकि यहाँ पर ना कैपिटल आर अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट कर पाया है और ना ही स्मॉल आर अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाया है F1 इंडिविजुअल्स के अंदर, लिहाजा जो F1 इंडिविजुअल सारे के सारे हैं उनकी इंटरमीडिएट फिनोटाइप प्रोड्यूस हो गई है। यानी दोनों जो होमोजाइगस पेरेंट्स थे कैपिटल आर फादर और स्मॉल आर मदर, ये दोनों होमोजाइगस पेरेंट्स हैं, इनके एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप यानी पिंक, रेड और वाइट का जो इंटरमीडिएट है वो पिंक होता है। तो जब ऑफस्प्रिंग पिंक फिनोटाइप शो करे तो ये केस इनकम्प्लीट डोमिनेंस की है। लेफ्ट साइड पे देखें, व्हेन अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल शोज an intermediate phenotype between the two homozygous parents then it is called incomplete dominance। स्टूडेंट यही पीछे हम वो जो इंटरनोड्स जिसमें एक पौधे के इंटरनोड्स की लेंथ जो थी वो 24 सेंटीमीटर थी और दूसरे की 12 सेंटीमीटर थी, जब दोनों को क्रॉस करवाया तो 18 सेंटीमीटर वाले इंटरनोड वाले बेबीज प्रोड्यूस हुए, वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो भी एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप थी। और यहाँ पर जो पिंक फूल हैं वो भी रेड और वाइट के एन इंटरमीडिएट हैं, यानी ये भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। लिहाजा यहाँ पर कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ जो क्रॉस है इससे आप इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स वाले पिंक फ्लावर्स जो हैं उन्हें आप पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन अल्फा कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज हीमोफिलिक x small h capital Y marries a normal man XY, the offsprings shall have। जी कहता है जी कि एक नॉर्मल औरत है जिसका के बाप हीमोफिलिक था। औरत नॉर्मल है और उस औरत का बाप हीमोफिलिक था, उसकी शादी एक नॉर्मल इंसान से होती है। तो बताएं कि यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स जो हैं उनकी क्या कंडीशन होगी। अल्फा पे है ऑल नॉर्मल, बीटा पे है ऑल सन्स हीमोफिलिक, चार्ली पे है ऑल डॉटर्स हीमोफिलिक एंड डेल्टा पे है सम सन्स आर हीमोफिलिक। जिसको सॉल्व करने के लिए जरा आप लोग ये क्रॉस देखें इंसान नॉर्मल है, जो मेल है वो नॉर्मल है, यानी एक्स कैपिटल एच वाई, जो कैपिटल एच है ये हीमोफीलिया की बीमारी को नॉर्मलाइजिंग करने वाला अलील है। यहाँ पर ये जो लड़की है नॉर्मल, खुद तो नॉर्मल है, मतलब ये हीमोफिलिक नहीं हुई, लेकिन इसका चूंकि बाप हीमोफिलिक था लिहाजा बाप से चूंकि इसने एक एक्स स्मॉल एच, एक एक्स जो है वो बाप से लिया हुआ है और बाप जो था उसमें एक ही एक्स होता है और ये इसने उससे लिया हुआ है और उसके ऊपर ये स्मॉल एच है। अब ये फीमेल जब इसका एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, जब आप इसका क्रॉस करवाएंगे एक्स कैपिटल एच वाई के साथ, तो इससे ये चार जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के, जो दोनों डॉटर्स हैं उनकी रिजल्ट्स ये बनते हैं 50% डॉटर्स नॉर्मल पैदा होंगी और 50% डॉटर्स जो हैं वो कैरियर पैदा होंगी, जबकि लड़कों के अंदर 50% सन्स जो हैं वो नॉर्मल हैं और 50% सन्स हीमोफिलिक हैं। तो यहाँ पर 50% सन्स हीमोफिलिक हैं, मतलब कुछ सन्स नॉर्मल हैं और कुछ सन्स हीमोफिलिक हैं। तो लिहाजा यहाँ पर डी ऑप्शन सम सन्स आर हीमोफिलिक
ये वाला ऑप्शन जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 28 का बेस्ट ऑप्शन डेल्टा, सम सन्स आर हेमोफिलिक। क्वेश्चन नंबर 29 है अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज द डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड लेडी एंड अ नॉर्मल मैन, देन इन द प्रोजेनी अल्फा पे है नन ऑफ हर डॉटर्स विल बी कलर ब्लाइंड, उनमें से उनकी कोई भी बेटी कलर ब्लाइंड नहीं होगी। बीटा पे है ऑल हर सन्स आर कलर ब्लाइंड, उनके तमाम बेटे कलर ब्लाइंड होंगे। चार्ली पर है ऑल हर डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड, उनकी तमाम बेटियां कलर ब्लाइंड होंगी। डेल्टा पे है हाफ हर सन्स आर कलर ब्लाइंड, कि उनके आधे बेटे कलर ब्लाइंड होंगे। जी स्टूडेंट्स, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, इसको देखने के लिए जरा हमें ये क्रॉस पे जाना पड़ेगा। देखें ये कलर ब्लाइंड मैन है और इसके अंदर जो है वो एक्स स्मॉल सी वाई, जबकि ये नॉर्मल वुमेन है। ये खुद तो नॉर्मल है लेकिन इसकी माँ कलर ब्लाइंड थी और बाप नॉर्मल था, यानी इस औरत की माँ जो थी वो कलर ब्लाइंड थी और नॉर्मल फादर था। जब जाहिर है कि माँ से इसने एक एक्स जो है वो इसने अपनी मदर से लिया और दूसरा एक्स जो है वो अपने फादर से लिया है। अगर माँ इसकी कलर ब्लाइंड थी तो एक एक्स स्मॉल सी आएगा और बाप इसका नॉर्मल था तो उसके लिए एक्स कैपिटल सी आ जाएगा क्योंकि बाप नॉर्मल था। जब इन दोनों का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो ये चार ऑप्शंस हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। इनके रिजल्ट्स ये हैं 50% डॉटर्स जो है वो कैरियर हैं, 50% डॉटर्स अफेक्टेड हैं, 50% सन्स नॉर्मल हैं और 50% सन्स अफेक्टेड है। लिहाजा स्टूडेंट्स इसका बेस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा, हाफ हर सन्स आर कलर ब्लाइंड। बाकी तमाम ऑप्शंस उन ऑप्शंस के साथ रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं कर रहे। ऊपर वाले तीनों ऑप्शन ए, बी और सी जो अभी अभी हमने रिजल्ट्स देखे उनके साथ मैच नहीं कर रहे, सिर्फ डी ऑप्शन उनके साथ मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है कैरियर ऑर्गेनिज्म रेफर टू एन इंडिविजुअल विच कैरीज अ, जी कैरियर ऑर्गेनिज्म उसको कहा जाए जो किस चीज को कैरी करता है। जी ए पर है रिसेसिव जीन दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, बी पर है डोमिनेंट जीन दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, सी पर है रिसेसिव जीन दैट इज एक्सप्रेस्ड एंड डी पर है डोमिनेंट जीन विच इज एक्सप्रेस्ड। जी यहाँ पर जो अल्फा ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन दैट इज द बेस्ट ऑप्शन के रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और कैरियर के अंदर अगर रिसेसिव जीन मौजूद है तो हम ऐसे इंडिविजुअल को कैरियर बोलेंगे। लिहाजा सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का रिसेसिव जीन। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज ट्रू फॉर नाइट ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। हीमोफीलिया और नाइट ब्लाइंडनेस के लिए मंदरजा झैल में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ी हुई है और नाइट ब्लाइंडनेस को जरा हम समझते हैं। यहां पर देखें कि डिफरेंस बताया गया है कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस। एक वाज़े डिफरेंस कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस में ये है कि नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर when a person lacks rod cells in the retina, he is not able to see the objects clearly in less dim light. Such a defect is called night blindness. अब कलर ब्लाइंडनेस देख लें। कलर ब्लाइंडनेस when a person lacks cone cells in the retina, he is not able to distinguish between different colors. Such a defect is called the color blindness. जी सबसे पहले तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस के दरमियान फर्क समझ आ गया कि नाइट ब्लाइंडनेस में रॉड सेल्स की कमी होती है जिसकी वजह से आदमी अंधेरे में नहीं देख सकता, जबकि कलर ब्लाइंडनेस में कोन सेल्स की कमी होती है जिसकी वजह से आदमी डिफरेंट कलर्स के दरमियान फर्क नहीं कर सकता। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के दरमियान है। देखें नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसके ये कॉजेज हैं, ये उसके करैक्टर्स हैं। इनमें से जो तीसरा करैक्टर है कि नाइट ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है और हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। लिहाजा दोनों में नाइट ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के दरमियान जो चीज कॉमन है, मुश्तरक है, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। लिहाजा इसका सही ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 31 का वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 है द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय। ये लिंकेज की टर्म किसने कॉइन की थी, किसने सबसे पहले यूज की थी। जी इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज टी.एच. मॉर्गन।
सबसे पहले टीएच मॉर्गन ने ये यूज़ की थी, लिहाजा सही ऑप्शन है अल्फा टीएच मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 33 है, आइडेंटिफाई अ डोमिनेंट ट्रेट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस स्टडीड बाय मेंडल। जी, मुंदरजा झैल में से मुंदरजा झैल जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक डोमिनेंट ट्रेट को आइडेंटिफाई करें। जी, इसका मतलब 3 ट्रेड्स रिसेसिव हैं और एक ट्रेड डोमिनेंट है। ये वही मेंडल की जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी, ये वही ऑप्शन है। और यहाँ पर टर्मिनल फ्लावर पोजीशन है, ग्रीन पॉड कलर है, वैसे ये ग्रीन पॉड कलर जो है ये डोमिनेंट ट्रेड है। आगे कंस्ट्रिक्टेड पॉड कलर है और येलो पॉड कलर है। जी, अब हम इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें कि जो पॉड कलर है, ग्रीन पॉड कलर, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ये डोमिनेंट है। बाकी सारी जो ऑप्शंस थी वो रिसेसिव थे। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ग्रीन पॉड कलर। क्वेश्चन नंबर 34 है, द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 progeny अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। जी, जीनोटिपिक रेशियो जो है F2 progeny के अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक वो क्या है? 1:1, बीटा पे है 1:1:1:1 एंड चार्ली पे है 3:1 एंड डेल्टा पे है 9:3:3:1। अब जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जो F2 progeny थी, वहां पर जो जीनोटिपिक रेशियो थी वो जरा हम देख भी लेते हैं इसको। देखें, ये क्रॉस नंबर 1 है और इसमें ये F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है, लेकिन इसकी तो बात ही नहीं हो रही, बात इस F2 की हो रही है। ये क्रॉस नंबर 2 है और इसके अंदर एक कैपिटल R, 2 इंडिविजुअल कैपिटल R और एक स्मॉल r प्रोड्यूस हुआ था। लिहाजा इन तीनों तरह की जो टाइप्स हैं, इनकी रेशो बनती है 1:1, यानी एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड है, 2 हेटेरोजाइगस राउंड है और एक होमोजाइगस रिंकल्ड है। लिहाजा इनकी जीनोटिपिक रेशो बनती है, F2 के जो इंडिविजुअल्स थे ये 1:1 की रेशो में मौजूद हैं। लिहाजा सही ऑप्शन इसका अल्फा आएगा, 1:1। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जिगजैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जी, मुंदरजा झैल में से कौन सी जो इनहेरिटेंस है वो जिगजैग पैटर्न शो करती है या जिगजैग पैटर्न में मूव करती है? जी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स का जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो जिगजैग होता है। यहाँ पर देखें, ऑल एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स जिगजैग फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू अ कैरियर डॉटर टू अ ग्रैंडसन। इट नेवर पासेस डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन। लिहाजा इसका सही ऑप्शन अल्फा आएगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं वो जिगजैग पैटर्न शो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन ड्रोसोफिला द XXY condition leads to femaleness, whereas in human beings the same condition leads to Klinefelter syndrome in male. It proves जो XXY कंडीशन है ड्रोसोफिला के अंदर वो फीमेलनेस, यानी वो उसको फीमेल बना देती है ड्रोसोफिला को। हालांकि उसमें Y क्रोमोसोम मौजूद है, लेकिन फिर भी फीमेल जो है वो जो XXY कंडीशन है वो फीमेल होती है। जबकि मेल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर सेम कंडीशन जो है वो मेल्स के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पैदा करती है। तो ये क्या चीज प्रूव करेगी? अल्फा पे है Y क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड ड्रोसोफिला। बीटा पे है इन ड्रोसोफिला Y क्रोमोसोम डिसाइड्स फीमेलनेस। चार्ली पे है Y क्रोमोसोम ऑफ मैन हैव जीन्स फॉर सिंड्रोम। डेल्टा पे है इन ह्यूमन बीइंग्स Y क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन। जी, ये जो डेल्टा का ऑप्शन है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर Y क्रोमोसोम जो है वो सेक्स डिटरमाइन करता है और Y क्रोमोसोम के ऊपर चूंकि एक XRY जीन होता है जो कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y। लिहाजा इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है। इन ह्यूमन बीइंग्स Y क्रोमोसोम इज एक्टिव इन द सेक्स डिटर्मिनेशन। ये डेल्टा ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय। लिंक्ड जीन्स को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं? जी जाहिर है क्रॉसिंग ओवर से कर सकते हैं। तो वैसे सही ऑप्शन इसका क्रॉसिंग ओवर। अल्फा पे कैरियोटाइप है, बीटा पे है जीन फ्रीक्वेंसी, चार्ली पे है क्रॉसिंग ओवर, डेल्टा पे है जेनेटिक पूल। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्रॉसिंग ओवर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इन अ क्रोमोसोम इज नोन एज।
जी यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो है एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद मुख्तलिफ जीन्स के दरमियान जो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा पे है CDNA, बीटा पे है मॉर्गन, चार्ली पे है सेंटीमॉर्गन एंड डेल्टा पे है स्पेसर। जिसका सही ऑप्शन है सेंटीमॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन सेंटीमॉर्गन, यानी एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद दो जीन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको सेंटीमॉर्गन्स के यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो है कि H जीन एंड ABO जीन्स आर लोकेटेड ऑन। जो H जीन है स्टूडेंट्स वो क्रोमोसोम नंबर 19 पर मौजूद है और ABO जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले 19 और फिर बाद में 9 किस ऑप्शन में है। जी ये अल्फा ऑप्शन जो है इसी में H जीन जो है वो 90 पर मौजूद है, जबकि ABO जीन जो है वो 9 पर मौजूद है। ये पहला ही ऑप्शन दुरुस्त है। हालांकि डेल्टा ऑप्शन पर 9 और 19 है, ये उलट हैं, लेकिन हमने तो रिस्पेक्टिवली देखना है ना। तो रिस्पेक्टिवली H जीन जो है वो 19 और ABO जीन जो है वो 9 क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद है। लिहाजा अल्फा ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसका सही ऑप्शन अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 40 है इफ द फादर हैज O ब्लड ग्रुप एंड द मदर हैव AB ब्लड ग्रुप देन देयर प्रोजेनी कैन हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स एक्सेप्ट। कहता है अगर बाप का ब्लड ग्रुप O है और माँ का AB है तो कहता है उनके बच्चों का के ब्लड ग्रुप्स मुंदरजा झैल में से सब ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं लेकिन एक नहीं हो सकता। जी हम जरा इस ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए फादर का O है, मीन फादर जो है वो स्मॉल आई है, और मदर जो है वो AB है, मीन मदर जो है वो कैपिटल IA और कैपिटल IA है। जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो इससे जो ये रिजल्ट्स पैदा हुए हैं, यानी तमाम बेबीज जो हैं उनके ब्लड ग्रुप्स या तो A है या B है, आगे भी या A है या B है, यानी ओवरऑल तमाम बच्चों के ब्लड ग्रुप्स या A ब्लड ग्रुप्स हैं या B ब्लड ग्रुप्स हैं। अब इन चारों में से ना तो किसी बच्चे का O है और ना ही किसी बच्चे का AB है, लिहाजा O और AB ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये देखें डेल्टा ऑप्शन पे दिया गया है बोथ AB एंड O ब्लड ग्रुप्स। ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये दुरुस्त ऑप्शंस हैं। डेल्टा ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40। जी थैंक यू स्टूडेंट्स।